प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ के इकोसिस्टम चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कवर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके नोट से हैं। ठीक है ना। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स से है। आपको स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें कुछ जगह छोड़ दिया गया है। आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सा वर्ड हम लोग रखेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए, प्लांट्स आर कॉल्ड एज बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए, प्लांट्स को क्या कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वह CO2 को फिक्स करते हैं। CO2 को फिक्स करने के प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नहीं तो प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या बोलेंगे? प्लांट्स को बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। ये पढ़ा हुआ चीज है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बी, इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज। अब बताना है आपको कि कौन सा टाइप होगा। ट्री डोमिनेटेड जो इकोसिस्टम होते हैं उनको हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो जो नंबर का पिरामिड होता है वो जरा सा आप याद करो। मैं बताया था कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं, ट्री हैं, उनका नंबर कम होता है किसके कंपैरिजन में? तो आप बताएंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में। याद आ रहा है कुछ? नहीं तो इस हिसाब से हमने जो पिरामिड देखा था वो बोला था फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर आपको बताया कि किस शेप का होता है। तो ये शेप है स्पिंडल शेप। नहीं, ये शेप कैसा है? स्पिंडल शेप। अब कई सारे बुक्स में आपको बताया था पढ़ाते टाइम कि इसी को इन्वर्टेड भी लिखता है। तो अगर एग्जाम में आपसे ऑप्शन दिया रहेगा इन्वर्टेड तो आप इन्वर्टेड चुनेंगे, अगर स्पिंडल शेप दिया रहेगा तो आप स्पिंडल शेप चुन लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इज। देखो ध्यान से, वह कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिमिट करता है? ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो ध्यान रखना कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी है वह लिमिट होती है लाइट से। किससे होती है? लाइट से। नहीं, लाइट जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो लाइट की इंटेंसिटी घटती जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा लाइट। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी, कॉमन डेट्रीवोर्स इन आवर इकोसिस्टम आर। हमारे इकोसिस्टम में कॉमन डेट्रीवोर्स कौन है? आपको बताया था कि डेट्रिटस खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को डेट्रीवोर्स कहते हैं। और सबसे पॉपुलर डेट्रीवोर कौन से होते हैं? तो यह होते हैं अर्थवर्म। याद है ना? अर्थवर्म, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? केंचुआ बोलते हैं। ये कॉमन डेट्रीवोर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें का है क्वेश्चन नंबर 1 का ई, द मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ इज। ये भी आपको बताया हुआ है कि अर्थ पर कार्बन का जो सबसे बड़ा रिजर्वायर है वह होता है ओशन। याद है? आपको बताया था कि ओशन में अर्थ पर प्रेजेंट टोटल कार्बन का कितना होता है? तो लगभग 71% होता है। इस तरह से आप नोट्स को अगर डिटेल में कवर कर जाएंगे, जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं सबको अगर आप ठीक से रिवाइज कर जाते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सके। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहां देखो सेकंड क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। कहता है कि एक फूड चेन में सबसे बड़ा पॉपुलेशन कौन सा होता है या किनका होता है? ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। ध्यान रखना है कि ऐसे अगर देखो तो जनरली प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है। नहीं, लेकिन अगर हम लोग डिकम्पोजर्स को भी इंक्लूड कर दें तो डिकम्पोजर्स होते कौन से हैं? तो बैक्टीरिया होते हैं और साथ साथ कौन होते हैं? तो फंजाई होते हैं। अब ये क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ध्यान रखना, तो इनका नंबर सबसे ज्यादा अब होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आंसर हमारा प्रोड्यूसर ना होकर क्या होना चाहिए? डिकम्पोजर्स होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक इज। द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक,
लेक में सेकंड ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है? तो आप याद करो ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स होते हैं। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका? जू प्लैंक्टन्स। क्वेश्चन 4 देखो, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, नन ऑफ दी। एक बात क्लियर कट समझो, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, तो प्रोड्यूसर में प्राइमरी सेकेंडरी जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती है, नहीं। तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर ना हर्बीवोर को बोलेंगे, ना प्रोड्यूसर को बोलेंगे, ना कार्निवोर को बोलेंगे। यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of photosynthetically active radiation in the incident solar radiation? ये तो आपको बताया था कि जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, जो पृथ्वी पर, जो अर्थ पर आने वाला सोलर रेडिएशन है, उसका लगभग 50% क्या होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या पार कहते हैं, नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाना चाहिए? 5 का बी होना चाहिए, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या आपको डिफरेंसेस करने हैं, नहीं, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको बताना है डिफरेंस। फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में आपको अंतर बताना है। आपको तो बताया है ना कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है उसमें सोर्स जो होता है एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स वो होता है सन। डेट्रिटस फूड चेन में केमिकल एनर्जी, ठीक है। एक और चीज बताया था कि ग्रेजिंग फूड चेन थोड़ा लंबा होता है, डेट्रिटस फूड चेन छोटा होता है। ग्रेजिंग फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और डेट्रिटस फूड चेन डेड प्लांट एंड एनिमल्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट डिफरेंस सेकंड जो देखो बी, प्रोडक्शन एंड डीकम्पोजिशन। ये भी बहुत आसान है। प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी, हमने बताया था कि जब भी बायोमास बनता है तो उसके बनने के रेट को हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और प्रोसेस हो गया प्रोडक्शन। जबकि डिकम्पोजिशन क्या है? तो जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, उनके सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर कार्बन डाइऑक्साइड H2O में ब्रेक होने का प्रोसेस है, ठीक है। तो एक जगह प्रोडक्शन क्या हो रहा है? तो बनने का प्रोसेस है, और दूसरा क्या है? तो ब्रेक होने का प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन। चलिए थर्ड ऑप्शन सी देखते हैं हम लोग, ऑपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपराइट पिरामिड आपको बताया है कि जब भी पिरामिड ऐसे आए सीधा, इसको हम लोग ऑपराइट पिरामिड बोलेंगे, और यही क्या हो जाए कि पिरामिड ऐसा आ जाए तो बोलेंगे इसको इन्वर्टेड पिरामिड। आपको तो अभी बताया ना, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नंबर के पिरामिड को कहीं कहीं पर इन्वर्टेड पिरामिड लिखा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? इन्वर्टेड पिरामिड होता है। बाकी पिरामिड जनरली अपराइट पिरामिड होते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब, ये कौन सी बड़ी बात है? फूड चेन क्या है भाई? तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जिसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। ये स्टेप वाइज ट्रांसफर होता है फूड का, या सिक्वेंशियल ट्रांसफर होता है फूड का। जबकि फूड वेब क्या है? तो ढेर सारे फूड चेन अलग अलग ट्रॉपिक पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, आप नोट्स को जरूर रिवाइज करिएगा। लीटर एंड डेट्रिटस, इसमें थोड़ा सा समझो। डेट्रिटस तो आपको बताया है, आपको पता है नहीं कि जिस भी मैटर का डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग डेट्रिटस बोलते हैं। लीटर क्या है? तो सॉइल के सरफेस पर जो भी बोलो कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, उन सब को एक साथ हम लोग लीटर कहते हैं। ध्यान रखना है कि सॉइल के सरफेस पे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम लोग लीटर कहते हैं, जबकि डेट्रिटस डिकम्पोजेबल मटेरियल्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड सैप्रोफाइटिक फंजाई करते हैं। चलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी याद करो,
प्लांट फोटोसिंथेसिस से बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं, नहीं तो बायोमास का प्रोडक्शन प्लांट में जो होता है उसके प्रोडक्शन के रेट को हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जबकि एनिमल में जो बायोमास के प्रोडक्शन का रेट या दर होता है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आप एनिमल कह लीजिए या कंज्यूमर्स कह लीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स के लिए और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। इसमें ढेर सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपके रेंज में हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एनसीईआरटी का है उसको देखो। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को आपको बताना है, नहीं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर हमने बनाया हुआ है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में आपको बताया था कि सबसे पहले तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। कौन कौन सा? बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने बांट दिया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स में। एबायोटिक कंपोनेंट्स में ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, नहीं ऐसे करके हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट हो गया डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड डिस्क्राइब विद एग्जांपल पिरामिड्स और नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। जरा देखो तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको बताया ना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन होते हैं उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, ठीक है। इसमें पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड बायोमास आपको बताया है कि पिरामिड ऑफ नंबर में आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर का पिरामिड कैसा होता है, तो इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप्ड होता है। बाकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसा होता है, तो अपराइट होता है, मतलब सीधा होता है। ऐसे ही बायोमास के पिरामिड में आपको बताया है कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है इसमें बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है। बाकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड अपराइट होता है। तो ये पिरामिड डिटेल में आप कवर किए हुए हैं, इसको भी नोट से कवर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी ना बताए हैं पिछले क्वेश्चन में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं उनके प्रोडक्शन के रेट को, उनके प्रोडक्शन के दर को हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को आपको बताना है। ये भी आपको बताया हुआ है। जैसे मान लो कि किसी एरिया में प्लांट स्पीसीज कौन कौन से हैं, इस पर डिपेंड करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जिसमें प्लांट जिस एरिया में प्लांट ग्रो कर रहे हैं वहाँ के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नहीं, प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और साथ साथ इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उस पर भी डिपेंड करता है। ये सब कुछ आपका कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन डिकम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, नहीं तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है एनिमल और प्लांट में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, उनके सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक होने के प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके प्रोसेस और प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है। जरा डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को देखिएगा, 5 स्टेप प्रोसेस आपको बताया हुआ है, और प्रोडक्ट तो बता ही दिया कि CO2 और H2O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है ये आपको बताना है। आपको बताया था कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स सन होता है। सन से एनर्जी कौन रिसीव करता है, तो प्रोड्यूसर्स या प्लांट रिसीव करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, तो बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं। फिर उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस में लॉस हो जाता है, और 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब हर्बीवोर्स को ट्रांसफर होता है। फिर हर्बीवोर्स से क्या होता है, 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब कार्निवोर्स को ट्रांसफर होता है। और फिर कार्निवोर्स से 10% एनर्जी क्या होता है, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होता है। तो ऐसे क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में। इसको भी आपको नोट्स से, मतलब कि हमारे वीडियो लेक्चर से एक बार देखना है। एनर्जी फ्लो पर सेपरेट वीडियो लेक्चर है। चलिए, राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ सेडिमेंट्री साइकिल इन एन इकोसिस्टम।
सेडिमेंट्री साइकिल इन एन इकोसिस्टम, सेडिमेंट्री साइकिल में आपको पी साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल बताया हुआ है, जिसमें कि सेडिमेंट्री साइकिल में आपको बताया था कि इसमें सोर्स क्या होता है न्यूट्रिएंट का, तो सोर्स होता है अर्थ क्रस्ट, जमीन का ऊपरी भाग या सॉयल। फॉस्फोरस साइकिल में बताया कि उसका सोर्स क्या होता है, तो रॉक होता है। रॉक के विदरिंग से फॉस्फोरस जो फॉस्फेट के फॉर्म होता है सॉइल में आता है, और फिर सॉइल से क्या होता है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट से एनिमल में पहुंचता है, और एनिमल और प्लांट दोनों का डिकम्पोजिशन से वापस कहाँ रिटर्न हो जाता है, वो होता है सॉइल में। ठीक है, और फिर सॉइल में अगर रेन होता है तो वहां से रन ऑफ से वो कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडी में। तो वाटर बॉडी में भी सही क्या होता रहता है, एक साइकिल फॉस्फोरस का रन करता रहता है। लास्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन चैलेंज फीचर्स ऑफ कार्बन साइक्लिंग इन एन इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल आपको बताना है। तो आपको बताया था कि कार्बन साइकिल जनरली हम लोग देखते हैं कि कार्बन का सोर्स ऐसे तो सबसे बड़ा है ओशन, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सीधे यूज ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस में, नहीं, और क्या करते हैं, CO2 को रिड्यूस करके चेंज कर लेते हैं शुगर में, ग्लूकोज में, और वहीं ग्लूकोज फिर स्टोरेबल फॉर्म में मतलब स्टार्च में जमा हो जाता है प्लांट में, वहां से एनिमल्स में आता है, और फिर एनिमल और प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है। ये एक साइकिल आपको बताया था, नहीं, और ऐसे ही क्या था, फिर इनका डिकम्पोजिशन होता है तो CO2 रिलीज होता है, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करते हैं तो CO2 रिलीज होता है। ये सारा आप क्या करेंगे, कार्बन साइकिल से देख लेंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसे देखें हम लोग, ऐसा नहीं है आपके NCERT में जो आपने नहीं पढ़ा हो। आप डिटेल वीडियो को क्या करेंगे, बार बार देखेंगे और देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।